दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं बायलॉज नंबर 159 ए और बी के बारे में। दोस्तों, ये 159 ए और बी क्या है? दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी बारिश का सीज़न चालू हो गया है। बहुत से घरों में, फ्लैट्स में लीकेज का प्रॉब्लम चालू हुआ है। ऐसे में सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स के बीच में इस चीज़ को लेके अक्सर ये वाद विवाद चालू रहता है कि हमारे यहाँ लीकेज है और ये सोसाइटी ने रिपेयर करके देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आज बायलॉज में दिए 159 ए में ये बात बताई गई है कि ऐसे कौन से रिपेयरिंग वर्क हैं जो मैनेजिंग कमेटी ने सोसाइटी के फंड से रिपेयर करने चाहिए और ऐसे कौन से एक्सपेंसेस रिपेयर्स हैं जो मेंबर ने अपने ओन खर्चे के ऊपर करने चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बायलॉज नंबर 159 ए के बारे में। दोस्तों, आज अपने इस विषय को चालू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने ये जो चैनल चालू किया है, इस चैनल को चालू करने का एक ही पर्पज़ है कि मैं अपना जो नॉलेज है वो आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी कुछ बातें करता हूँ, जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं किसी स्क्रिप्ट को पढ़ता नहीं हूँ या मैं कोई पहले पेपर पे लिख के स्क्रिप्ट तैयार करके मैं उसको प्रेजेंट नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, जब मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ तो कभी समझिए ऐसा भी हो सकता है कि एक आधा पॉइंट मैं वीडियो में बताना भूल जाऊँ या शायद वो रह भी जाए। लेकिन जब भी यदि कोई लीगल मैटर्स है और आप मेरा वीडियो रेफ़र करते हैं तो नॉलेज के लिए ये बहुत अच्छी बात है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके ऊपर मैं लोगों को सोसाइटी के बारे में, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर सॉल्यूशंस देता हूँ दोस्तों। लेकिन इस पे आप किसी तरह के क्वेश्चंस रेज करने के बजाय आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपने अच्छे नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर मेरे इस चैनल पर देखते हैं आप, ये जनरली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों के पूछे गए सवालों के ऊपर तैयार किया जाता है वीडियो। या बहुत से लोग हैं जो मुझे मेल करते हैं, मैं उनके मेल के ऊपर आपको डिटेल्स देता हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं बायलॉज नंबर 159 ए क्या कहता है। तो बायलॉज नंबर 159 ए नंबर 1, इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, ऐसे 27 पॉइंट्स हैं जिसमें बताया गया है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड, ये एक्सपेंसेस सोसाइटी को अपने फंड से करने होते हैं। ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सोसाइटी को अपने फंड से करने होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है जिसमें इंटरनल रोड्स है। इंटरनल रोड से मतलब क्या है? जैसे बड़े बड़े सोसाइटीज़ में इंटरनल रोड होते हैं, फिर वो टारकोल के रोड्स हों या RCC रोड्स हों। तो जब जैसे बारिश में वगैरह रोड अगर ख़राब हो गया है तो उसका रिपेयरिंग सोसाइटी को अपने अवेलेबल फंड्स से करना होता है। तो इंटरनल रोड्स का रिपेयरिंग जो है वो सोसाइटी अपने खर्चे पे करता है। उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है सोसाइटी प्रीमाइसेस बाउंड्रीज। जो सोसाइटी प्रीमाइसेस है, ओवरऑल जो सोसाइटी का प्रीमाइसेस है, उसमें जो बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल अगर डैमेज हो जाता है तो उस बाउंड्री वॉल का रिपेयरिंग सोसाइटी को अपने अवेलेबल फंड से करना होता है। थर्ड पॉइंट है आउटसाइड वाटर पाइपलाइन एंड टैप्स। आउटसाइड वाटर पाइपलाइन एंड टैप्स
इसमें आपको टॉयलेट, बाथरूम, किचन में सप्लाई होने वाला जो पानी है उसका जो पाइपलाइन है जो बाहर से हमारे फ्लैट में आता है, उसका जो रिपेयरिंग के ऊपर होने वाला खर्चा है वो सोसाइटी ने बेयर करना होता है। यदि आपका ड्रेनेज का लाइन है या किचन के पीने के पानी का लाइन है, अगर वो लीक हो रहा है तो उसके बारे में आप सोसाइटी को कंप्लेंट कर सकते हैं। सोसाइटी अपने खर्चे पे वो पाइपलाइंस रिपेयर करता है। थर्ड पॉइंट था ये। फोर्थ पॉइंट है वाटर पंप्स। ज़्यादा करके सोसाइटीज़ में वाटर टैंक दो होते हैं, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एक ओवरहेड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आने वाला पानी हम वहाँ पहले स्टोर करते हैं और वाटर पंप्स के थ्रू पंप करके उसको ओवरहेड टैंक में लेके जाते हैं। तो उसके लिए जो वाटर पंप्स हैं, अब वो वाटर पंप आपके पानी को अंडरग्राउंड वाटर टैंक से ओवरहेड वाटर टैंक में लेके जाने के लिए पंप करने के लिए जो पंप है वो पंप भी है। अगर आपके यहाँ पे बोरिंग है तो बोरिंग के भी जो पंप हैं उनका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सोसाइटी अपने खर्चे पे करता है। उसी के साथ ही फिफ्थ पॉइंट है वाटर स्टोरेज टैंक। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक, इनका भी जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस है वो सोसाइटी को अपने खर्चे पे करना होता है। सीवेज लाइन है, पाइपलाइन सीवेज लाइन है, जो आपका टॉयलेट का लाइन है, अगर वो फूट जाता है, कई कई पुराने बिल्डिंग्स हैं जिसमें पाइपलाइन जो है वो सीमेंट के हैं, वो कभी उसमें होल गए, कहीं से क्रैक हो गए, तो उससे जो गंदा पानी बाहर निकलता है तो उस पाइपलाइन का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी सोसाइटी अपने खर्चे से करता है। उसके बाद है सेप्टिक टैंक। पॉइंट नंबर 7 सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी सोसाइटी को अपने खर्चे से करना होता है। पॉइंट नंबर 8 है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का भी जो भी रिपेयरिंग है, अगर बिल्डिंग पुराना हो गया है, स्टेयरकेस में कुछ स्टेयर्स ऐसे हैं कि जो टूट गए हैं या उसके ऊपर लगे हुए टाइल्स हैं वो क्रैक हो गए हैं, जिसके वजह से सीनियर सिटीजन्स को चढ़ने में उतरने में तकलीफ होती है, तो उसका रिपेयरिंग भी सोसाइटी को अपने खर्चे से करना होता है। या कभी कभी हम लोग जैसे देखते हैं कि सोसाइटी में स्टेयरकेस पे एक पाइप लगाया होता है स्टील का, जिससे कि सीनियर सिटीजन्स और पेशेंट्स वगैरह जिसका सहारा लेके ऊपर चढ़ सकते हैं। तो वो सब पाइप अगर समझो उसमें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है या वो लूज़ हो गया है, तो उसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सोसाइटी को अपने खर्चे से करना होता है। टेरेस है, पॉइंट नंबर 9 टेरेस है। टेरेस का रिपेयरिंग भी सोसाइटी को अपने खर्चे पे करना होता है। टेरेस को लग के पैरापेट वॉल होता है, उस पैरापेट वॉल का भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सोसाइटी को अपने खर्चे से करना होता है। पॉइंट नंबर 10 है शेड्स। शेड्स में क्या है, यदि दो फ्लैट के बीच में गैप है, पैसेज है, और उस पैसेज के ऊपर टेरेस पे यदि सोसाइटी ने शेड लगाया हुआ है, एस्बेस्टस शीट वगैरह लगाए हुए हैं, और वो शीट अगर लीक हो रहे हैं, वहाँ से बारिश का पानी गिर रहा है, तो उसका भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस जो है वो सोसाइटी को अपने खर्चे से करना होता है। पॉइंट नंबर 11 है स्टेयरकेस लाइट्स। स्टेयरकेस लाइट्स में जो स्टेयरकेस में लाइट है जो कि कॉमन एरिया में पकड़ा जाता है, वो लाइट्स का भी, अगर वो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, एलईडी है, फ्यूज़ हो गया,
बंद हो गया तो उसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी सोसाइटी को अपने खर्चे पे करना होता है। पॉइंट नंबर 12 है स्ट्रीट लाइट्स। जो इंटरनल रोड्स हैं, उस इंटरनल रोड में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, उस स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भी सोसाइटी को अपने खर्चे से करना होता है। पॉइंट नंबर 13 है बिल्डिंग आउटसाइड वॉल्स, बीम्स एंड कॉलम्स। जो हमारा सोसाइटी का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के आउटसाइड वॉल्स मतलब आपके फ्लैट का बाहर वाला पोर्शन, उसका भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सोसाइटी को अपने खर्चे से करना होता है। कभी कभी देखा जाता है कि बिल्डिंग अगर पुरानी हो गई तो जो बाहर के प्लास्टर हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वहाँ से बारिश में पानी जो है वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है वॉल और उसका लीकेज फ्लैट के अंदर आता है। तो ये सब चीज़ों की रिपेयरिंग सोसाइटी को अपने खर्चे से करनी होती है। और इसके बाद है बीम्स एंड कॉलम्स हैं सोसाइटी के। जैसे बीम्स एंड कॉलम्स होते हैं, जैसे आपका ओवरहेड टैंक है उसके नीचे का बीम है या कॉलम्स हैं, तो उसका भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सोसाइटी को अपने खर्चे से करना होता है। पॉइंट नंबर 14 है वेरियस काइंड ऑफ वाटर सीपेज लाइक रेन वाटर सीपेज, आउटसाइड पाइप लीकेज। अभी अलग अलग तरह के सीपेजेस हैं। जैसे मैंने अभी बताया, बाहर का जो वॉल है उसमें क्रैक हैं, बारीक क्रैक हैं, उससे बारिश का पानी आपके घर के अंदर आता है या वहाँ से उसका जो सीपेज है वो फ्लैट के अंदर आ रहा है, तो उसका भी बाहर से रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सोसाइटी को अपने खर्चे पे करना होता है। और साथ ही जैसे कोई पाइपलाइन है वो लीक हो रहा है तो उसके वजह से आपके घर के अंदर लीकेज आ रहा है या सीपेज आ रहा है, तो उसका भी रिपेयरिंग जो है वो सोसाइटी को अपने खर्चे पे करना होता है। पॉइंट नंबर 15 है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अब खास करके जैसे बारिश के टाइम में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसमें अगर शॉर्ट सर्किट होता है या कहीं पे किसी मेंबर के ध्यान में आता है कि शायद यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो थोड़ा कट हो गया है या ब्रेक हो गया है, तो इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो वो ये चीज़ मैनेजिंग कमेटी के ध्यान में लाकर दे सकता है। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो सोसाइटी को अपने खर्चे से रिपेयर करना होता है। पॉइंट नंबर 16 है लिफ्ट रिपेयरिंग। आप किसी टावर में रहते हैं या ऐसी बिल्डिंग जो 6 फ्लोर से ज़्यादा फ्लोर्स की है, उसमें आप रहते हैं, वहाँ पे लिफ्ट्स होंगे, तो वो लिफ्ट का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सोसाइटी अपने खर्चे से करता है। पॉइंट नंबर 17 है ड्यू टू रेन वाटर लीकेज टॉप फ्लोर फ्लैट। अब पॉइंट नंबर जो 17 है उसमें बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है उसके वो फ्लैट्स में, टॉप फ्लोर पे जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं, अगर वो फ्लैट्स में टेरेस से होने वाले लीकेज की वजह से यदि वो फ्लैट्स के सीलिंग में लीकेज है और वो फ्लैट्स के सीलिंग खराब हो रहे हैं, तो उस फ्लैट टॉप फ्लोर के फ्लैट्स के सीलिंग्स को रिपेयर करके देने की जवाबदारी भी सोसाइटी की होती है। दरअसल सोसाइटी ने बिल्डिंग का जो टेरेस है उसको इतने अच्छे कंडीशन में रखना चाहिए जिससे कि पानी का लीकेज नीचे वाले फ्लैट्स में ना हो। यदि आपने वो मेंटेन नहीं रखे हैं
और टेरेस से पानी लीकेज होके नीचे वाले टॉप फ्लोर पे, जो टॉप फ्लोर के फ्लैट्स हैं उसके सीलिंग्स में वो जा रहा है और उसके वजह से टॉप फ्लोर के जो सीलिंग्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो उसका रिपेयरिंग करने की जवाबदारी सोसाइटी की हो जाती है। पॉइंट नंबर 18 है, जनरेटर है, डीजी सेट है। ये सोसाइटी के अपने प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर सोसाइटी के अपने प्रॉपर्टीज़ में किसी तरह से कोई ख़राबी होती है या किसी तरह से कोई फॉल्ट आता है तो उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का खर्चा सोसाइटी खुद उठाता है। पॉइंट नंबर 19 है, सेफ्टी मेजर्स इक्विपमेंट्स है, जैसे सीसीटीवी सिस्टम है, इंटरकॉम सिस्टम है, साथ में ग्रुप मोबाइल सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है। और इस तरह से अगर और भी किसी तरह के कोई सिस्टम्स जैसे कॉमन एंटीना वगैरह सोसाइटी ने लगाया हुआ है तो उसका भी रिपेयर और मेंटेनेंस सोसाइटी अपने खर्चे से करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 19 पॉइंट नंबर 20 जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। उसमें भी अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम्स है या किसी तरह से पानी वेस्ट हो रहा है तो उस सिस्टम को फिर से प्रॉपर वे में बनाना और उसकी रिपेयरिंग करना, उसका खर्चा सोसाइटी खुद बेयर करता है। उसी तरह से पॉइंट नंबर 21 है जिसमें एसटीपी सिस्टम है। एसटीपी मतलब जो वेस्ट वाटर है फिर से रिसाइकल करके हम लोग उसको अपने फ्लश के लिए वगैरह यूज़ कर सकते हैं। टॉयलेट में यूज़ होने वाले फ्लैश के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उस सिस्टम में अगर किसी तरह से कोई ख़राबी होती है तो एसटीपी सिस्टम की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस जो है वो सोसाइटी को अपने खर्चे से करनी होती है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 22 है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया जैसे स्विमिंग पूल है, जिम है, गार्डन है, इन सब का भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सोसाइटी अपने खर्चे से करता है। अब आप सोचेंगे गार्डन में क्या रिपेयरिंग और मेंटेनेंस है, तो ऐसा नहीं है। प्री मॉनसून प्रिपरेशंस होते हैं। यदि कोई पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, उसके जो ब्रांचेस हैं वो ऐसा लगता है कि बारिश में हवा छूटेगी और शायद एक आधी ब्रांच जो है वो टूट के नीचे गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, इसके लिए प्री मॉनसून प्रिपरेशंस होते हैं जिसके अंदर जो ऐसे बड़े पेड़ हैं उनके धोखादायक जो ब्रांचेस हैं उनको कटिंग किया जाता है। बाकायदा कॉरपोरेशन से परमिशन लेके उनकी कटिंग की जाती है। साथ ही साथ प्री मॉनसून प्रिपरेशन में जैसे जो कॉमन इंटरनल रोड्स हैं, पैसेजेस हैं, वहाँ पे कभी कभी काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे ब्लीचिंग पाउडर डालना, उनको क्लीन करना, ये सब चीज़ें भी है। ये सब खर्चा जो है सोसाइटी अपने ओन अवेलेबल फंड से करता है। कॉमन पार्किंग एरिया, जो मेंबर्स के कॉमन पार्किंग एरियाज़ हैं उसमें लाइट्स हैं, उनका क्लीनलीनेस है, ये सब सोसाइटी अपने अवेलेबल फंड से मेंटेन करता है। पॉइंट नंबर 24 है जिसमें कॉफ़ी हाउस है, सोलर सिस्टम है, इनका भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सोसाइटी अपने ओन खर्चे से करता है। पॉइंट नंबर 25 है जिसमें सोसाइटी के कुछ ऐसे कॉमन एरियाज होते हैं जो सोसाइटी के कंपाउंड को लग के होते हैं। हालांकि उस पे सोसाइटी का अपना खुद का कोई राइट्स नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी एक तरह से सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। जैसे सोसाइटी के गेट मेन एंट्रेंस को लेके लग के समझो आपका जो एरिया है, जो एंट्रेंस है
उसका भी रिपेयर और मेंटेनेंस बेसिकली सोसाइटी को ही करना पड़ता है। वो स्लीपरी हो गया है या वहाँ पे खड्डे हो गए हैं तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस सोसाइटी खुद करता है। पॉइंट नंबर 26 है कम्युनिटी हॉल है। यदि आपके सोसाइटी में एक कम्युनिटी हॉल है तो उसका भी मेंटेनेंस और रिपेयर पूरी तरह से सोसाइटी खुद बेयर करता है। 27 है कॉमन वाईफाई सिस्टम है या कॉमन वाईफाई सिस्टम है या उसी तरह से कोई भी एडिशनल ऐसा सिस्टम जो सोसाइटी ने अपने खर्चे पे इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको भी रिपेयर करने का खर्चा जो है सोसाइटी को अपने ओन फंड से करना होता है। दोस्तों, ये बायलॉज नंबर 159A में दिए हुए 27 पॉइंट्स थे। इनको बाय हार्ट करना है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैंने नोट डाउन करके आपको डिटेल्स दिए हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से आपके मेल्स आते हैं और जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उसके बारे में प्रिपेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ। तो अभी समझिए 27 पॉइंट्स हैं, मैं अपने याद में नहीं रख सकता हूँ, तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करके रखे, जो मैंने बीच बीच में आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने शीट में से देख के वो आपको बताए। तो दोस्तों, ये थे 159A में इंक्लूड होने वाले पॉइंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा 159B, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे खर्चे जो 159A में कवर नहीं किए गए हैं वो खर्चे मेंबर्स को अपनी जेब से करने होते हैं। जनरली एक कॉमन फंडा मैं आपको बताता हूँ, आपके फ्लैट के अंदर का जो रिपेयरिंग है वो मेंबर को अपने पैसे से ही करना होता है। दोस्तों, कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं, जैसे टॉप फ्लोर का जो सीलिंग का मैंने आपको बताया, टॉप फ्लोर पे जो फ्लैट्स हैं उसके सीलिंग में लीकेज अगर टेरेस के पानी की वजह से हो रहा है तो उसका रिपेयरिंग, टॉप फ्लोर के फ्लैट्स का सीलिंग का रिपेयरिंग सोसाइटी अपने खर्चे से करके देती है। दोस्तों, काफ़ी सोसाइटीज़ में देखा गया है कि मेंबर्स जो हैं वो इस तरह से आपस में उनके मतभेद रहते हैं। किसी के घर में टॉयलेट का लीकेज है, किसी के घर में बाथरूम से लीकेज हो रहा है पानी, या किचन की मोरी से पानी लीकेज हो रहा है। नीचे वाला बोलता है मेरे यहाँ पे सीपेज है, वो ऊपर वाला रिपेयर नहीं कर रहा है। दरअसल जब हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरों की तकलीफ़ों को समझ के लेना ये हमारी जवाबदारी होती है। दोस्तों, यदि मेरे घर में एक पाइप टूटा हुआ है, अब वो कंसील्ड वॉल में भी यदि वो पाइपलाइन है तो भी ऊपर लगे हुए टाइल्स को निकाल के वो पाइप को रिपेयर करना आफ्टर ऑल मेरी ही जवाबदारी है। वो नीचे वाला क्या करने वाला है? तो जब हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं दोस्तों, तो एक दूसरे के साथ में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से हमको रहना होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आपस में मतभेद न करें। यदि आपके फ्लैट के अंदर किसी चीज़ की, किसी पाइपलाइन से या किसी आउटलेट के टूट जाने की वजह से लीकेज हो रहा है, तो दोस्तों वो आपको अपने खर्चे से करके लेना चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि नीचे वाला आपको कंप्लेंट करे। दोस्तों, कितनी बार ऐसा देखा गया है कि ऊपर के फ्लैट से होने वाला जो लीकेज है उसके वजह से नीचे वाले फ्लैट को प्रॉब्लम होता है और उसका सीलिंग ख़राब हो जाता है। ऐसे में मेरा ये सजेशन है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों पार्टीज़ ने, ऊपर वाले फ्लैट वाले ने और नीचे वाले फ्लैट वाले ने, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में
ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए और खर्चे को डिवाइड कर लेना चाहिए। काफ़ी केसेस में सोसाइटी भी पार्टिसिपेट होता है और सोसाइटी, ऊपर वाला फ्लैट का ओनर, नीचे वाले फ्लैट का ओनर, तीनों मिलके खर्चे को डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से भी काफ़ी सोसाइटीज़ में देखा गया है। दोस्तों, मैं जितनी जानकारी इस विषय पे दे सकता था मैंने आपको देने की कोशिश की है। यदि मेरी जानकारी में कोई कमी रही हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके आपको टॉपिक के ऊपर अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकूँ। मेरे वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि मैं अपना नॉलेज, जो भी कुछ नॉलेज मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।